इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए आप निरंतर मेहनत करते रहिए। आपको आपका लक्ष्य एक दिन अवश्य प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है भरतेश्वर बाहुबली रास, चंदनवाला रास, नेमिनाथ रास या बसंत विलास। तो सही विकल्प कौन सा होगा? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा विकल्प ए। जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये अपभ्रंश प्रभावित रचना मानी जाती है। बाकी चंदनवाला रास, नेमिनाथ रास और बसंत विलास ये सही नहीं होंगे। ठीक है ना, सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। तो बताना है कि जो कौन सी रचना ऐसी है जो एक तो 11वीं शताब्दी में लिखी गई है और वो लोक भाषा काव्य भी है। विकल्प में है जयमेघ चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल या ढोला मारोड़ा दुहा। और ये प्रश्न नवोदय विद्यालय प्रवक्ता में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है ये भी आपकी आगामी परीक्षा के लिए। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर जो विकल्प डी है, ढोला मारोड़ा दुहा। जो ढोला मारोड़ा दुहा है ये 11वीं शताब्दी में लिखा गया है। पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, दूसरा ही ये लोक भाषा काव्य भी है। ठीक है, डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो जो एक ढोला हो गया, दूसरा मारवाड़ी होगा। ठीक है, ये दो इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं। और इसमें जो राजस्थान को केंद्र में रखकर कहानी लिखी गई है, राजस्थान को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या भी देख लेते हैं। ढोला मारोड़ा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घना पुराना अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक के कुछ चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया गया था। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्या है, 11वीं शताब्दी में रचित है, लोक भाषा काव्य है और ये जो पंक्तियाँ हैं ये इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती हैं। इसके पश्चात ये दोहों में रचित है। ठीक है ना, और जो 17वीं शताब्दी में कुशल राय के द्वारा इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसे विस्तार दिया गया था। ठीक है, तो इसका भी आपने ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT कमीशन, LT टेट और PGD हिंदी के लिए कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। अगर आप लोग उन्हें परचेज करना चाहते हो तो आप 8219312129 पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे। बहुत ही सारगर्भित नोट्स ये बनाए गए हैं। कोर्स बहुत सुंदर है। यहाँ पर आपके डेली आपको PDF प्रदान की जाती है सुबह, और रात को आपको टेस्ट लिया जाता है। इसी प्रकार का इसका शेड्यूल है। सारी जानकारी आपको इस नंबर में व्हाट्सएप करने के पश्चात मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि जो शालिभद्र सूरी की रचना कौन सी है? शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताना है यहाँ पर। तो जो शालिभद्र सूरी की रचना है उसको देख लेते हैं। विकल्प में है नेमिनाथ रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, सुमिति गण रास या जयमेघ चंद्रिका। तो चलिए सही विकल्प बताइए क्या आएगा यहाँ पर। तो जो शालिभद्र सूरी की रचना हो जाएगी तो वो हो जाएगी विकल्प बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम भरतेश्वर बाहुबली रास है। मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। प्रश्न बन सकता है कि किसने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? तो मुनि जिनविजय के द्वारा ये माना गया है। इसके पश्चात इसका रचना काल है 1184 ईस्वी। शालिभद्र सूरी ने इसकी रचना 1184 ईस्वी में की थी। ये अपने समय के प्रसिद्ध जैन आचार्य और अच्छे कवि भी थे। इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली के चरित्रों का वर्णन किया गया है। 2 राजाएं हैं, एक तो भरतेश्वर हो गए, दूसरे बाहुबली हो गए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 24 पंच पांडव चरित
रास के रचयिता कौन है? विकल्प में है शालिभद्र सूरी, आसकू, नरपति नालह या दलपति विजय। तो सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प ए। जो शालिभद्र सूरी हैं ये पंच पांडव चरित रास के रचयिता माने जाते हैं। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर और दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शालिभद्र सूरी नामक प्रसिद्ध जैन आचार्य एवं उच्च कोटि के कवि हैं। भारतेश्वर बाहुबली रास नामक ग्रंथ इनकी अन्य प्रसिद्ध रचना है, जिसे रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो देखिए, एक तो इनकी रचना हो गई पंच पांडव चरित रास, ठीक है, और दूसरी हो गई भारतेश्वर बाहुबली रास। इनकी ये दो प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती है। इसके पश्चात जो शालिभद्र सूरी थे ये जैन आचार्य या जैन संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य थे, ठीक है। और अगला जो महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है कि जो भारतेश्वर बाहुबली रास है इसे रास परंपरा की प्रथम रचना या ग्रंथ भी माना जाता है। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? विकल्प में पाणिनि, नागार्जुन, पतंजलि या सरहप्पा। तो जो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया है तो ये किया गया है पतंजलि के द्वारा। सी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। आगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को देख लेते हैं। जो अपभ्रंश शब्द है सबसे पहले उल्लेख इसका किया गया है महाभाष्यकार पतंजलि ने, ठीक है। जिससे पता चलता है कि जो संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अभट भाषा से तात्पर्य है। विकल्प में है ग्रामीण अपभ्रंश, परिनिष्ठित अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? तो जो अभट भाषा से तात्पर्य होता है तो ये ग्रामीण अपभ्रंश से होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आपको एक प्रश्न दे देता हूँ। आपने बताना है परिनिष्ठित से क्या अभिप्राय होता है। इस शब्द का आपने अर्थ बताना है। ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। इसके साथ ही आपको बता देता हूँ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। अगर अभी तक आप उसके साथ नहीं जुड़े हैं तो आप उसके साथ जुड़िए। वहाँ पर आपको प्रत्येक वीडियो की लिंक प्रथमतः सेंड किए जाते हैं। इसी के साथ जो महत्वपूर्ण PDF होते हैं वो भी आपको वहाँ पर सेंड किए जाते हैं, तो आप उसके साथ अवश्य जुड़िएगा। बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पर जुड़ना आपके लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। अभट अपभ्रंश शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अभट अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अभट को अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। अभट भाषा के प्रमुख रचनाकार अधमान या अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान की रचना मानी जाती है आपकी संदेश रासक। फिर हैं दामोदर कवि, इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फिर हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनकी रचना है बन रत्नाकर। और फिर विद्यापति, इनकी रचना है कीर्तिलता। तो प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? अब्दुल रहमान, दामोदर पंडित, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और विद्यापति। इसका भी ध्यान रखना है आपने, ये भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखिए 27। अभट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? विकल्प में है शिक्षा, शिष्या, शिक्षा या शिक्षा। तो चलिए सही विकल्प का चयन करें, क्या आएगा यहाँ पर? तो जो अभट में शिक्षा शब्द के लिए रूप मिलता है तो वो मिलता है विकल्प सी, शिक्षा। तो आगे थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अभट नाम दिया गया है। अभट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है, ठीक है, याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, आप सभी को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, एक शेयर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये आपके छोटे छोटे प्रयास में वीडियो को कंटिन्यू रखने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना।
इसलिए आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 28, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो बताना है कि कौन होंगे। विकल्प में है कबीर, सूरदास, सरहपाद या विद्यापति। तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सरहपाद। सी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। राहुल सांकृत्याय ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र और उनके सरहप्पा, सरोजवज्र, पद्म तथा पद्मव्रज नाम भी प्रचलित हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं। 84 सिद्धों में से एक थे सरहप्पा। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। फिर है सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्याय ने किया है, जिसे नाम दिया गया है दोहा कोश। ठीक है ना, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। याद रखना है किसने, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, इन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। विकल्प में है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प ए। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या भी होगी आगे, नहीं व्याख्या नहीं है। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं सीधे। अगला प्रश्न है 30, सिद्धों का प्रथम कवि किसे माना जाता है। सुंदर प्रश्न है। विकल्प में है सरहप्पा, कणहप्पा, गुंडरिपा या शेरपा। तो जो सिद्धों के प्रथम कवि माना जाता है तो ये सरहपाद को माना जाता है। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो अभी हमने पीछे इसे डिस्कस किया है, तो चलिए फिर भी आपसे प्रश्न का उत्तर चाहूँगा, क्या होगा। विकल्प में है यहाँ पर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्याय। तो जो सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, तो ये माना गया है अधिकतर विद्वानों के द्वारा, और प्रथमतः माना था ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। तो डी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। विकल्प में है पुष्पदंत, हेमचंद्र, सरहप्पा या विद्यापति को। तो सिंपल सा उत्तर है सरहप्पा को ये स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम कवि कौन है। विकल्प में है सरहप्पा, शबरपा, देवसेन, कबीर। या अगर आपसे इसी प्रकार से सिंपल प्रश्न पूछा जाता है, किसी विद्वान का जिक्र नहीं किया जाता है, तो भी आपको इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। तो भी यहाँ पर बताऊँ कौन सा उत्तर होगा, तो वो हो जाएगा विकल्प ए। सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया गया है। तो चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 34, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो बताना है किसने माना है। विकल्प में यहाँ पर हो जाएंगे रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। सिंपल सा प्रश्न है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है रामकुमार वर्मा के द्वारा। ये सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ से आपके लिए दूसरा प्रश्न ये छोड़ देता हूँ कि जो रामचंद्र शुक्ल थे, इनके द्वारा किसे हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो ये प्रश्न का उत्तर आपने बताना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब प्रश्न पूछा गया है, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो बताना है कौन है सहजयान के प्रवर्तक। पीछे ही इसे डिस्कस किया था। विकल्प में है सरहप्पा, शबरपा,
लुइपा या कन्हप्पा? तो सहज ज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरहप्पा। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं अब। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? विकल्प में है पुरानी हिंदी, प्राकृताभासी अपभ्रंश, साहित्यिक अपभ्रंश या जो परिनिष्ठित अपभ्रंश। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने अपभ्रंश को कहा था पुरानी हिंदी। सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया। इनका मत यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। तो यहाँ तक इनका ये कथन हो जाता है, महत्वपूर्ण कथन है ये। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते थे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न में पूछा गया है 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। विकल्प में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, इनके द्वारा ये मत अभिव्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पूछा गया है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो ये भी प्रश्न बहुत सुंदर है। विकल्प में है चतुरसेन शास्त्री, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या राम कुमार वर्मा। तो जो पुरानी हिंदी नामकरण सबसे पहले किया गया था चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। तो थोड़ी सी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी पहले विद्वान हैं जिन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये घोषणा की थी कि अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। किसे माना है? उत्तर अपभ्रंश को इन्होंने पुरानी हिंदी माना है। उन्होंने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसे? राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुलेरी जी के लेख के आधार पर अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को यह मानते हुए भी स्थान दिया है कि उनके आधार पर ही उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? सिंपल सा प्रश्न है ये। विकल्प में है सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्पदंत। तो ये किया है गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को। सी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 40 अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? विकल्प में है पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्र सूरी या स्वयंभू। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पर दी भी गई है, व्याख्या को भी देख लेते हैं। स्वयंभू देव क्या है? स्वयंभू देव इनका समय है 8वीं शताब्दी। निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू देव इनका पूरा नाम है। स्वयंभू देव की रचना है पौमचरियु और ये कितने कांडों में है? 5 कांडों में। इसमें 83 संधियाँ हैं या सर्ग भी कह सकते हैं। संधियों से तात्पर्य सर्ग है। ये विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम कवि
अपभ्रंश का वाल्मीकि इत्यादि कहा जाता है। तो ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये वाले तथ्य जो मैंने गोल्ड किए हैं इनका ध्यान रखना आपने, हो सके तो इनको नोट अवश्य कीजिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो अगला प्रश्न है ये आपके लिए छोड़ देता हूँ मैं। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं सभी को इसका उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इससे आपको ये प्रश्न सदा के लिए याद रह जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं सोचना है सिंपल सा प्रश्न है, इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं जो मैं पूछता हूँ। ये तो आज का डे का प्रश्न है, ये वाला आपका आज का प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, इसका उत्तर आपने अवश्य देना है। प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। सिंपल सा प्रश्न है। विकल्प में है सरहप्पा, पुष्पदंत, स्वयंभू, हेमचंद्र। नेक्स्ट वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर मैं दे दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए अब वीडियो का अंत कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और वीडियो को बड़ी शिद्दत से देखा तो ठीक है। धन्यवाद।